दोस्तों नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक महिला डॉक्टर को के साथ बहुत बड़ी ठगी की गई और एक डॉक्टर होते हुए भी उनके जाल में किस तरीके से फंस जाती हैं। ये घटना एक बहुत ही अजीब घटना है कि पढ़े लिखे डॉक्टर होते हुए भी वो उनके फ्रॉड जो हैं करते हैं, उनके जाल में फंस जाती हैं। दोस्तों इस पर बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू। दोस्तों ये घटना है लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके की हैं डॉक्टर रुचिका टंडन, जो कि SGPGI में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों उनके साथ जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक उनके पास एक कॉल आता है, उनके पास कॉल आता है और उनको बोला जाता है कि मैं टेराई से बात कर रहा हूँ और आपके मैं सारी समय जो चल रही हैं और जितने भी नंबर हैं आपके नाम, वो नंबर में बंद करने का लिए आपके लिए कॉल किया गया है। तो डॉक्टर साहिबा एकदम अचानक बहुत चक्की हो जाती हैं कि वो कहती हैं आप पता है किससे बात कर रहे हो और मेरे नंबर कितने कॉन्टैक्ट हैं और ये कितने डॉक्टर के पास और कितने स्टूडेंट के पास और ये हमारे बैंक में एक्सेट्रा सभी जगह लगे हुए हैं। तो जो सामने वाला जो फौजी होता है वो कहता है जी मैं जानता हूँ आप डॉक्टर रुचिका टंडन बात कर रही हैं। और तो जिस कॉन्फिडेंस से जो वो फ्रॉडी बात करता है, उस कॉन्फिडेंस के देखते हुए डॉक्टर थोड़ी सक पका जाती हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं टेराई से बात कर रहा हूँ और आपके सारे नंबर बंद करने का आदेश है और इसलिए मैं आपके सारे नंबर बंद करने जा रहा हूँ। ये आपके सूचना देने के लिए आपको कॉल किया गया था। तो डॉक्टर कहती हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, हमारे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला अब मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकता हूँ और आपको IPS राहुल गुप्ता जो CBI ऑफिसर हैं ये आपसे बात करेंगे। हमने तो आपको सिर्फ टेराई से बात कर रहा था और आपको नंबर बंद कराने के लिए कॉल किया था। दोस्तों जब ये घटना 1 अगस्त को उनके पास कॉल आती है और ये शुरुआत होती है उस दिन से। दोस्तों जैसे ही उनका कॉल कटता है और डॉक्टर जैसे ही थोड़े बहुत होश आवास में आती तब तक एकदम ये वीडियो कॉल उनके मोबाइल पर आ जाता है। जैसे ही वीडियो कॉल मोबाइल पर आता है, दोस्तों आपने देखा होगा, आप लोगों के पास भी कॉल आया होगा, एकदम जैसे एक पुलिस ऑफिसर की वर्दी लगी हुई फोटो पूरा उसकी वीडियो जो DP होता है उस पर लगा होता है और वैसा ही कॉल आता है। तो डॉक्टर एकदम परेशान होने लगती हैं और देखते ही डॉक्टर थोड़ी देर हिचकिचाती हैं कि कॉल रिसीव करें या न करें, लेकिन अंत में कॉल रिसीव कर लेती हैं। दोस्तों कॉल रिसीव करने के बाद वो बोलते हैं मैं IPS राहुल गुप्ता बात कर रहा हूँ, CBI ऑफिसर, और आपको पता है कि आपके नाम से मुंबई में कितनी सिम चल रही हैं और इन सिमों का इस्तेमाल ये जो टेररिज्म, महिलाओं और लड़कियों की तस्करी, तमाम ऐसे फ्रॉड कामों में किया जाता है और आपके खिलाफ कई अनगिनत नंबरों से आपके खिलाफ कंप्लेंट की गई हैं। तो मैंने आपके पास कॉल किया। दोस्तों जब वो ऑफिसर बना हुआ है जो फ्रॉडी, वो कहता है आप ये नरेश गोयल का नाम आपने सुना है? तो डॉक्टर बोलती हैं जी नहीं, नरेश गोयल कौन? नरेश गोयल जी, नरेश गोयल जो जेट एयरवेज के मालिक हैं, वो उनकी ही मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों डॉक्टर एकदम सख्त पका जाती हैं फिर और कहती हैं मैं तो इनको नहीं जानती हूँ, मेरा इनसे क्या लेना देना। और जो ऑफिसर बना हुआ होता है वो कहता है कि आपके खिलाफ ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और आपके तमाम खाते हैं, उन खातों में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है और उन खातों से महिलाओं की तस्करी की गई है और उसका जो टेररिज्म में इन खातों के रुपयों का प्रयोग किया गया है। तो डॉक्टर और बहुत परेशान होने लगती हैं और कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये हमारा तो कोई खाता ही नहीं है, हमारे खाते मुंबई में कोई खाता नहीं है। दोस्तों फिर क्या होता है, वो उनको जी तमाम ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, फिर डॉक्टर बहुत परेशान होने लगती हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें बोलते हुए और जब वो ऑफिसर बना हुआ है वो कहता है कि आपको 2 घंटे के अंदर मुंबई आना होगा। तो डॉक्टर कहती हैं नहीं हम मुंबई कैसे आएंगे, 2 घंटे के अंदर कैसे मुंबई आ सकते हैं। दोस्तों ये सब होने के बाद जब उनको कहा जाता है कि आपको 2 घंटे के अंदर मुंबई आना होगा, फिर डॉक्टर कहती हैं कि नहीं हम तो नहीं आ सकते हैं। तो वो कहता है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है, इसके बाद आपकी इससे की जांच पड़ताल की जाएगी और आपको डिजिटल अरेस्ट देना होगा। डिजिटल अरेस्ट में हमारी कुछ शर्तें होंगी, आपको एक नया मोबाइल लेना होगा
और आप उस डिजिटल अरेस्ट के दौरान किसी भी आप परिजन से आप बात नहीं करेंगे। यदि आप बात करेंगी तो उन पे मैं कार्रवाई करूंगा और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कम से कम 20 साल की उम्र की सज़ा होगी। तो डॉक्टर परेशान होने लगती हैं और वो डॉक्टर किसी भी तरीके से डॉक्टर डिजिटल अरेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाती हैं और वो नया एक मोबाइल ले लेती हैं। और जैसे ही ये सब होने के बाद फिर उनके पास एक ये कॉल कटने के बाद उनके पास एक ईडी का कॉल आ जाता है। दोस्तों जैसे ईडी का कॉल आता है फिर ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का शुरू हो जाता है और पैसे के लेन देन की बात शुरू हो जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के बाद ये सब शुरू होने के बाद उनको कहा जाता है कि आपको पास एक डॉक्यूमेंट आएंगे और ये सब आने के बाद उनके पास डिजिटल अरेस्ट के ऑर्डर, सीबीआई के ऑर्डर, ट्राई के ऑर्डर और ये ईडी के ऑर्डर सभी मोबाइल पर आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ये इतने सब कहानी शुरू हो रही थी, लेकिन डॉक्टर किसी भी तरीके से बहुत परेशान नजर आ रही थी और फिर भी उनके परिवारजनों ने, जो उनके बेटे वगैरह थे, उनसे कहा कि आप वहाँ पर कुछ परेशान नजर आ रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम परेशान नहीं हैं, आप मुझे अकेले अपने कमरे में रहना है और आप लोग अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। दोस्तों ये सब ऑफिसर बनने के बहाने सभी उनके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं और मोबाइल पर एक एक करके सभी ऑर्डर आ जाते हैं। दोस्तों ऑर्डर आ जाने के बाद सब ये उनको डिजिटल अरेस्ट एक तरीके का कर लिया जाता है। वो किसी भी तरह इनके जाल में फंस जाती हैं और ये सब डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों अंत में फिर जब ये होने के बाद उनके पास एक फॉर्म आता है और उनको कहा जाता है आपको इसमें A to Z जानकारी, सभी जानकारी भरनी होगी और इसमें आपको अपने कहाँ काम करती हैं, आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, आपके नाम कितनी गाड़ियां हैं, आपके नाम कितनी ज्वेलरी है, कितने आपके बचत खाते या कुछ जो है FD एक्सेट्रा, कुछ भी चीज़ A to Z जानकारी भी उस फॉर्म में मांगी जाती है और वो सब जानकारी उनके साथ साझा कर देती हैं। दोस्तों सब ये साझा करने के बाद, सब ये जब जानकारी सब साझा हो जाती है, उसके बाद सब जब नंबर आता है एक, ये तारीख होती है 3 अगस्त। दोस्तों 1 अगस्त से मामला शुरू हुआ था, 3 अगस्त तक वो उसमें डिजिटल अरेस्ट के उसमें फंसी रहती हैं, फ्रॉड में। और उसके बाद जब तारीख 3 अगस्त आता है फिर उनको कहा जाता है उनके पास एक बैंक अकाउंट भेजे जाते हैं और उनको ये कहा जाता है कि आपको सभी पैसे एक बैंक अकाउंट में, इन अकाउंटों में ट्रांसफ़र करने होंगे। दोस्तों इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर होने के बाद उनके दिमाग में क्या ऐसा कहें कि ऐसा कुछ वो कहते हैं जादू टोना हो गया, क्या हो गया है, कुछ ऐसा उनके दिमाग में बात नहीं आती है और वो सभी उन्हीं के ही कहने पे ही आगे बढ़ती जाती हैं। दोस्तों ये भी एक अजीब घटना थी कि इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर और उसमें उनकी बातों पे ही कहना मानती रहीं और वो आगे बढ़ती गईं। दोस्तों उसके बाद जब तारीख 3 अगस्त आती है, 3 अगस्त आने के बाद दोस्तों उनको कहा जाता है कि आप बैंक अकाउंट जाइए और उन्होंने पहले सभी जानकारी दे ही दी थी कि किस अकाउंट में कितना पैसा है। और दोस्तों 3 अगस्त के दिन जब वो बैंक जाती हैं, SBI बैंक में जाती हैं और दोस्तों उनकी तरफ से जो खाता नंबर भेजा गया था उसमें वो 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर देती हैं। दोस्तों बैंक जब वो 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करवा रही थी तब जो बैंक बताया जाता है, बैंक मैनेजर ने उनसे कहा कि आप मैडम होश हवास में है ना, आपका कुछ बेचैनी सी मुझे चेहरे पे दिख रही है, आप इतने पैसे ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो बोला नहीं, मैं सब ठीक हूँ और आप पैसे ट्रांसफ़र करिए। दोस्तों 1 अगस्त को पूरा 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद फिर दिन गुजरता है। उसके बाद 4 अगस्त को वो दूसरे अपने PNB बैंक में जाती हैं और उसमें उनके खातों में लगभग किसी में, एक में सर 50 लाख थे, कुछ में एक में खाते में सर 12 लाख, एक टाइम में सर 15 लाख और एक अमाउंट कुछ और होता है। ऐसे करके लगभग 1 करोड़ के आसपास फिर उतना पैसा वो ट्रांसफ़र कर देती हैं। दोस्तों इतने पैसे लेने के बावजूद भी वो चुप नहीं बैठते हैं। उनको ये भी नहीं होता है कि अब इतना पैसा आ गया तो चलो इस लेडी को छोड़ दें, लेकिन नहीं दोस्तों, इसी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है और प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो मामला 6 अगस्त का हो जाता है और वो कहते हैं आप मैडम याद करिए, आपके कुछ और भी खाते होंगे, आप कुछ याद करिए, और भी खाते होंगे और सभी पैसा आप ट्रांसफ़र करिए। दोस्तों करते करते उनको याद आता है हाँ कि हमारा एक खाता है, SBI में एक खाता और है। दूसरे अगले वो 6 तारीख को फिर SBI बैंक जाती हैं और उसमें से भी 15 लाख और ट्रांसफ़र कर देती हैं। दोस्तों ये सब करते करते जब ये पैसा इतना ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद वो बोला जाता है आपका अभी कुछ और भी बचा होगा। तब वो कहती हैं नहीं, मेरे पास अब सिर्फ 2 लाख रुपए बचे हैं। तो वो कहते हैं नहीं, आप ये भी पैसा ट्रांसफ़र करिए। दोस्तों उनकी बातों में आते आते वो अंत में वो 2 लाख रुपए भी ट्रांसफ़र कर देती हैं। 2 लाख जब ट्रांसफ़र हो जाता है दोस्तों, अंततः ये रकम लगभग 2 करोड़ 81 लाख पहुँच जाती है। इतने पैसे उन फ्रॉडियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं। उसके बाद तारीख आती है 8 अगस्त। 8 अगस्त को जब महिला को कुछ उनके दिमाग में कुछ ऐसी बात आती है और वो सोचती हैं कि लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ है और मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है। तो महिला कुछ टाइम बाद नियर पुलिस स्टेशन जाती हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो सीधे जो वहाँ पे पुलिस अधिकारी होते हैं उनसे जाके एक सवाल करती हैं
कि आप ये बताइए कि ये डिजिटल अरेस्ट कुछ होता है, क्या होता है? तो वो जब जो पुलिस अधिकारी होते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा डिजिटल अरेस्ट ऐसा कोई कानून नहीं है और ऐसा कुछ डिजिटल अरेस्ट ऐसे हमारी पुलिस में कुछ नहीं होता है। दोस्तों इतनी बात सुनकर एकदम महिला बेहोश सी हो जाती हैं और पुलिस अधिकारी बार बार उनसे पूछते हैं, मैडम आप बताइए बताइए, आप क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ? तो कुछ टाइम तक उनको होश नहीं आता है। दोस्तों होश नहीं आता है और कुछ टाइम तक वो बेहोश सी हो जाती हैं। तो पुलिस जो वो समझ जाते हैं कि इनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। दोस्तों कुछ ही देर में जब वो बाद में होश में आती हैं तब वो वहाँ पे जाके जो लेडी डॉक्टर हैं वो वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराती हैं। दोस्तों एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामला जब एफआईआर जैसी दर्ज होती है तो मामला ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है कि इतिहास में ये बताया जाता है कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2 करोड़ 81 लाख की ठगी आज तक की सबसे बड़ी ठगी बताई जाती है। दोस्तों ये जब घटना एफआईआर हुई तो उसके बाद सोशल मीडिया पे वायरल होती है और टेलीविज़न से लेकर सभी चैनलों पर काफ़ी सुर्खियाँ में आ जाती है। दोस्तों बहुत बड़ी ठगी थी। बड़ी ठगी के साथ साथ ये था मामला कि एक महिला डॉक्टर एक बड़ी जो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर थी, वो काफ़ी एक पढ़ी लिखी महिला होती हैं, तो उनके साथ कैसे इन फ्रॉडियों की जाल में आ गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। दोस्तों उसके बाद अंततः सब कुछ होने के बाद जब वो एफआईआर दर्ज होती है और इस केस में उत्तर प्रदेश की पुलिस होती है काफ़ी एक्टिव इसमें मोड में आ जाती है और उनके एफआईआर दर्ज होने के बाद लगभग 10-15 दिन बीत जाते हैं और जो ये मामला एसटीएफ को दिया जाता है। एसटीएफ को दिया जाता है क्योंकि जो प्रोफेसर थे वो काफ़ी उनको पढ़ी लिखी थी और ये सोचा जाता है कि इनकी पढ़ी लिखी की महिला के साथ ऐसा केस हो गया, इतनी बड़ी रकम इनके हाथ से ये लोग ले गए हैं। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जब ये मामला दर्ज होने के बाद पुलिस 10-15 दिन बाद ये इनके पूरे गिरोह को गिरफ्तार करती है। दोस्तों उसमें एक महिला होती हैं जो हरप्रिया प्रधान, जो उनके उड़ीसा की होती हैं, ये गैंग लीडर बताई जाती हैं। दूसरा नंबर होता है जितेंद्र कुमार यादव, ये प्रयागराज से होते हैं। तीसरा नंबर है ये हितेश, ये आपके और ये तीसरा है लोकेश जैन और एक पवन जैन, ये लोग राजस्थान बूंदी से होते हैं। और ये इतने लोग अरेस्ट करने के साथ साथ पुलिस टोटल कुल 11 लोगों को अरेस्ट करती है। दोस्तों ये 11 लोगों को अरेस्ट करने के बाद बताया जाता है पुलिस ने काफ़ी इस पर बहुत ही एक्टिव मोड में काम किया। बताया जाता है कि लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए की पुलिस ने इस लोगों ने वसूली की, इनके लोगों से पैसे निकाल लिए। दोस्तों इसमें एक अजीब ही गरीब कहानी ये थी कि ये जो पैसा था बहुत ही गरीब लोगों के खाते में ट्रांसफर किया गया था। बताया गया था कि ये पैसा इन लोगों को लालच दिया गया था और इनके अकाउंटों में पैसा ट्रांसफर किया गया था। दोस्तों तो इस घटना से सबसे बड़ा मामला ये है कि ये सोचना चाहिए कि इतने पढ़े लिखे लोग और किस तरीके से लोगों को फ्रॉड बन के ये लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं, कितना बड़ा नेक्सस इनके साथ काम करता है। तो आप सावधान रहें, ऐसे तमाम केस हो रहे हैं जो जिनसे भी किसी भी कोई कुछ बनकर आपके सामने कॉल आता है, तो इन ऐसे कॉल आपके पास यदि आते हैं तो जरूरी अपने घर वालों, अपने जान पहचान, अपने रिश्तेदार या हो सके तो तुरंत अपने नियर पुलिस स्टेशन में संपर्क करें और ऐसे खबरों से बचें। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।